कुछ भी गड़बड़ होने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। क्वालिटी एट एनी प्राइस इज जस्ट बकवास। अर्निंग्स ग्रोथ से कम होते हैं। नमस्कार दोस्तों, बाय एट एनी प्राइस, क्वालिटी एट एनी प्राइस, ये नए नए कॉन्सेप्ट्स जो मैंने कभी सुने नहीं थे, आजकल इंडियन शेयर मार्केट में बहुत सुनने मिलते हैं। और वॉरेन बफेट जी के तो सभी पुजारी हैं, मैं भी हूँ। और उनकी आड़ में ये नई नई कहानियाँ आई हैं कि बफेट जी ने कंपनियाँ लॉन्ग टर्म खरीद के रखी हैं, तो आप भी रखिए। लेकिन बफेट जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि बहुत महंगा आप खरीद लीजिए और उसको लॉन्ग टर्म आप रखिए। बफेट जी लॉन्ग टर्म खरीदते हैं, लेकिन वैल्यू कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत महंगी चीज़ें वो रेयरली खरीदते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को जो मैं थोड़ा टेस्ट कर रहा था कि ये जो क्वालिटी एट एनी प्राइस, बाई एट एनी प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है, आप जब अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप जब कोई शेयर खरीदते हैं, उस पर उसका लॉन्ग टर्म आपके रिटर्न का क्या इम्पैक्ट है। अगर आप महंगी चीज़ें खरीद लेंगे तो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर का क्या रिटर्न होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, कैसा होता है। इसकी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जो पैरेलल है वो है अमेरिकन स्टॉक मार्केट का 1965 से 1972, 1965 to 1972, that probably decade and those 7-8 years यूएस का शेयर मार्केट बहुत री-रेट हुआ था और तब भी अमेरिकन कंपनियां बहुत महंगी हो गई थी। तो मैंने कोशिश करी है कि उसकी एनालिसिस को एक बार एक फ्रेमवर्क में डाल के देखते हैं कि क्या सिर्फ महंगी चीज़ें खरीद के, हाई क्वालिटी चीज़ें खरीद के लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स कैसे बनते हैं। एक गुड टू ग्रेट का मैंने वीडियो बनाया था, उसको मैं वापस वीडियो के बारे में बात नहीं करूंगा। एक सिंपल कॉन्सेप्ट उसमें बहुत ज़रूरी जो बताया था कि जब कंपनी की अर्निंग गुड टू ग्रेट होती है, से 5 रुपए की अर्निंग जब 20 रुपए होती है, तो उसका शेयर मल्टीपल भी गुड टू ग्रेट होता है। और ये जो फेज होता है शेयर प्राइस का बेस्ट होता है, तब 75 रुपए का शेयर 1750 रुपए तक जाता है, कंपनी मल्टी बैगर होती है। लेकिन यही कंपनी की अर्निंग जब ग्रेट से गुड होनी शुरू होती है, अर्निंग ग्रोथ कम होना शुरू होता है, तो मल्टीपल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और वही कंपनी, वही शेयर तेजी के बाद ग्रेट टू गुड होती है। और ये पीरियड बहुत पेनफुल होता है। ये वीडियो अगर आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि G2G का जो मेरा कॉन्सेप्ट है, गुड टू ग्रेट टू गुड, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कर्व है, लाइफ, कंपनी, सेक्टर सब में लागू होता है। और इस वीडियो में ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है। तो अब यूएस शेयर मार्केट की स्टडी पे आते हैं। ये जो एनालिसिस मैंने करी है, ये है यूएस के निफ्टी 50 शेयर्स जो होते थे। 1972 में मार्केट पीक किया था, उसके बाद इंटरेस्ट रेट लगातार 10 साल तक बढ़े थे। जो आज हम यूएस में देख रहे हैं वैसा ही हुआ था और ऑलमोस्ट उस समय 15 या 18% रेट पीक हुए थे। एंट्री मल्टीपल 1972 में निफ्टी 50 स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा था। ये जो एनालिसिस मैंने करी है, इसमें मैंने एंट्री पी मल्टीपल लिया है उन्हीं शेयर्स का, निफ्टी 50 शेयर्स का। आप देख सकते हैं मिनिमम मल्टीपल करीब 20 है। बहुत सारी कंपनियां 50, 60, 70 मल्टीपल पे हैं। फिर मैंने क्या किया, 1996 वाज द नेक्स्ट ऑलमोस्ट पीक ऑफ द मार्केट। ये जो 24 साल का फेज था, इसमें मैंने टोटल स्टॉक प्राइस रिटर्न निकाला है कि ये जो कंपनियां हैं इनका रिटर्न क्या था अगले 20, 22, 24 साल, 1972 टू 1976। इट्स अ लॉन्ग इनफ पीरियड टू एनालाइज स्टॉक्स। इस दौरान जो लाल लाइन है वो है इंडेक्स की लाइन। S&P 500 did about 12.5% for the next 2 decades। यानी इंडेक्स का रिटर्न करीब 12, 12.5% था और S&P उस समय करीब 18 मल्टीपल पे ट्रेड करता था, पूरा का पूरा इंडेक्स। अब इंटरेस्टिंग देखते हैं, ये है वो कंपनियां जो 50 से 70 मल्टीपल पे ट्रेड करती थी। इन सारी की सारी कंपनियों ने S&P को अंडर परफॉर्म किया है। पहली चीज, जरूरी नहीं है कि रिटर्न नेगेटिव हो। कुछ कंपनियों का रिटर्न नेगेटिव था, लाइक पोलरॉइड वेंट बैंकरप्ट क्योंकि डिजिटल कैमरा आ गए। काफी कंपनियां अच्छा नहीं करी, लेकिन आमतौर पे एक सिंपल एनालिसिस अगर आप देखें, दिस इज द चीपेस्ट, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव।
रिलेटिव परफॉर्मेंस में जो कंपनियां सस्ती थीं, जो 20 से 30 मल्टीपल में ट्रेड करती थी, यहाँ कंज्यूमर है, आप देख सकते हैं, पेप्सी है, रेवलॉन है, फिलिप मॉरिस सिगरेट की कंपनी है एंड सो ऑन, दे आउट परफॉर्म द इंडेक्स ओवर द लॉन्ग टर्म। एंट्री मल्टीपल जिसका रीजनेबल था, वो कंपनियां स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म करी, जिनका बहुत महंगा था वो अंडर परफॉर्म करी। इसका स्ट्रेट वे फर्स्ट कंक्लूजन इज, महंगी चीजें अगर आप एंट्री मल्टीपल आपका गलत होता है तो लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं है रिटर्न नहीं बनते हैं लेकिन कम बनते हैं। यू मेक लेस रिटर्न एंड यू एक्चुअली अंडर परफॉर्म द मार्केट। पहली चीज ये, प्रॉबेबली जो एनालिसिस मैंने करी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरा कंक्लूजन यही रहा है कि अगर आपका एंट्री मल्टीपल ठीक ठाक है, 15 से 20 मैक्स 30 है और क्वालिटी अच्छी है, यू विल डू बेटर लॉन्ग टर्म। बट अगर आपका मल्टीपल गलत हो जाता है, आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी अच्छी कंपनी हो, लॉन्ग टर्म में आपके कम रिटर्न बनते हैं। हम लोग नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, हमारी पूंजी कम है, हमें 5-6-3% रिटर्न से नहीं होगा, हमारी कैपिटल इतनी बड़ी नहीं है, हमें रीजनेबल रिटर्न बनाने हैं, कम से कम इंडेक्स जितने तो बनाने हैं। इंडेक्स भी अगर आप अगर बीट नहीं कर पाते हैं लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपका एंट्री मल्टीपल गलत हो जाता है, तो इससे लॉन्ग टर्म रिटर्न में आपकी, इवन इफ यू आर एन इन्वेस्टर लाइक मिस्टर बफेट, आपको दिक्कत आएगी ही। अब मैं आपको इसकी दूसरी एनालिसिस जो मैंने करी वो आपको दिखाता हूं। ये है पेप्सी और कोको कोला का रिलेटिव परफॉर्मेंस। पेप्सी और कोक की आपको इंडस्ट्री स्ट्रक्चर मालूम है, मैं ऑफ्टन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर की बात करता हूं जो पोर्टर्स मॉडल है कि बेस्ट इंडस्ट्री कौन सी होती है, बहुत बड़ी झील है जिसमें 2 ही मछलियां हैं या 3 ही मछलियां हैं। सॉफ्ट ड्रिंक की जो दुनिया की झील है ना, 2 ही मछलियां हैं, कोको कोला और पेप्सी। वो पूरा डोमिनेट करते हैं, डुओपली बना रखी है पूरी दुनिया में, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, कैफीन ड्रिंक्स एंड सो ऑन, स्पोर्ट्स, गेटोरेड, जो भी है, राइट। तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर अगर आप देखें पिछले 40 सालों में चेंज ही नहीं हुआ है, हर मार्केट में ये 2 कंपनियां ही डोमिनेट करती हैं। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है तो दोनों का अर्निंग्स ग्रोथ प्रॉबेबली कंपैरेटिव है, ठीक है। पेप्सी हैज अ फूड डिवीजन, दैट्स अ सेपरेट मैटर, बट नेट सिमिलर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, सिमिलर प्रोफाइल, तो बहुत ज्यादा स्टॉक प्राइस में, परफॉर्मेंस में अगर सिमिलर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है, अर्निंग्स ग्रोथ है, फर्क नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं कमाल की चीज दिखाता हूं। 1972 जब मार्केट पीक हुआ था, अगले 10 साल 1982 तक S&P जो पर्पल लाइन है, मार्केट डाउन था। 10 साल बाद ब्रेक इवन हुआ था बाजार। 10 ईयर्स तक 1 रुपया बाजार में नहीं बना था। इसी पीरियड में कोको कोला 55%, 56% डाउन था शेयर। कोको कोला बहुत बड़ी कंपनी है, मिस्टर बफेट भी ओन करते हैं, इट्स अ फेनोमिनल हाई क्वालिटी कंपनी। 10 साल में आधा हो गया शेयर। पेप्सी और कोक सेम इंडस्ट्री में है। अब पेप्सी का परफॉर्मेंस देखिए, 10 साल में पेप्सी 25% ऊपर था, रिलेटिव टू कोक 75% आउट परफॉर्मेंस। इसका मैं एक कारण तो जरूर आपको दे सकता हूं, सिर्फ एंट्री मल्टीपल। कोको कोला का एंट्री मल्टीपल 48 टाइम्स था, पेप्सी का एंट्री मल्टीपल 29 टाइम्स था सेम टाइम पीरियड में। तो जब ये हुआ है तो 10 साल में पेप्सी एक्चुअली आउट परफॉर्म्स कोक फॉर वेरियस रीजंस, बट वन ऑफ द की रीजंस वाज एंट्री मल्टीपल ऑफ पेप्सी वाज वेरी लो कंपेयर्ड टू कोको कोला, 40% डिस्काउंट टू कोक। अब एंट्री और एग्जिट मल्टीपल की एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस देखते हैं। आज के दिन अगर आप ब्लूमबर्ग में देखें, दोनों का मल्टीपल हाई 20s में है। नाउ द मल्टीपल्स हैव कन्वर्ज्ड। पेप्सी तब भी 28-29 टाइम्स थी, आज भी वही है। कोको कोला जो 48-50 टाइम ट्रेड होता था, आज डी रेट होके 27-28 टाइम हो गया है। तो आज दोनों का मल्टीपल सेम है ना। व्हाट हैज दिस लेड टू? सिंस 1972 मैंने हर 10 साल के पीरियड में दोनों स्टॉक्स को एनालाइज किया है। ये एनालिसिस आपको मैं एक वेबसाइट बता देता हूं, याहू फाइनेंस। याहू फाइनेंस में प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिक स्टॉक प्राइस चार्ट्स हैं जो मुझे आम वेबसाइट्स पे नहीं मिले हैं। इनफैक्ट याहू फाइनेंस तो मैं IMA के ज़माने से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे याद है, अभी मेरा लॉगिन वगैरह है, तो आई रियली लाइक दैट वेबसाइट। ये एनालिसिस आप वहाँ से कर सकते हैं। एवरी 10 ईयर पीरियड पेप्सी हैज आउट परफॉर्म कोक बाय 1 to 2 points।
1 से 2 पॉइंट का परफॉर्मेंस डिफरेंस 40 साल में ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और द की रीजन फॉर ऑल ऑफ दिस वॉज इफ यू गेट द एंट्री मल्टीपल रॉन्ग, आपकी कितनी अच्छी कंपनी हो, कितनी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ हो, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। और इसकी एक आज मैं आपको पुड़िया दे देता हूं, और वो पुड़िया आपको दिखाता हूं क्या है। एक वीडियो बनाया था 3 P's ऑफ इन्वेस्टिंग का, ये तो आप देख लीजिएगा, नथिंग न्यू, पास्ट, साइकोलॉजी और प्रिंसिपल्स। तो ये जो पास्ट की स्टडी से एक प्रिंसिपल जो बने वो क्या है देखते हैं। एक विवेक के वीडियो मैंने एक बेसिक एनालिसिस करी थी, एक बेसिक फॉर्मूला बनाया है एंट्री मल्टीपल और एग्जिट मल्टीपल का। इसमें आप ज़्यादा गणित की चिंता मत करिए, फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा, मैं एक्चुअली एक कोर्स बना रहा हूं, उसमें डाल भी दूंगा आप लोगों के लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जिट मल्टीपल बाय एंट्री मल्टीपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर फॉर्मूला। और ये जो है एनालिसिस, मैं आपको इसकी डिटेल थोड़ी बढ़ा के दिखा देता हूं। हाँ, दिस कंपनी, इसका अज्यूम करिए अर्निंग ग्रोथ 20%, अच्छी कंपनी है, डिसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल है, सब कुछ अच्छा है, और 5 साल तक ये कंपनी 20% ग्रो करेगी। इस होराइजन को चेंज करके मैं 10, 15, 20 जो भी कर सकता हूं, सिंप्लिसिटी के लिए लेट्स कीप 5 years 20% अर्निंग्स ग्रोथ। ये एंट्री मल्टीपल कि आपने ये शेयर 15 में खरीदा कि 70 में खरीदा, और एग्जिट मल्टीपल आपका क्या है, वही 15 से 70। अब लेट अस अज्यूम एक कंपनी है जिसकी अर्निंग ग्रोथ 20% है, 5 साल तक आप इस कंपनी को एंट्री मल्टीपल 60 में खरीदते हैं और 40 में बेचते हैं। आपका एंट्री 60 है, फिर कंपटीशन आता है जो भी है, और मल्टीपल डी रेट अगर होता है तो 20% का अर्निंग्स ग्रोथ है ना, आपकी स्टॉक प्राइस रिटर्न सिर्फ 11 रह जाती है। यू मेक ओनली 11%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो वापस मैं आपको बता देता हूं, आपका एंट्री मल्टीपल अगर 60 है और एग्जिट मल्टीपल से 40 है, तो आपकी स्टॉक प्राइस रिटर्न सिर्फ 11 रह जाती है। हाई मल्टीपल लेके अगर एग्जिट आपका मल्टीपल कम हो जाता है, मल्टीपल ग्रेट टू गुड होता है, अर्निंग चाहे गुड टू ग्रेट हो, आपके रिटर्न आपके अर्निंग्स ग्रोथ से कम होते हैं, यू मेक लोअर रिटर्न, जो कोको कोला में हुआ। अब दूसरी चीज देखते हैं, एक कंपनी है जिसका एंट्री मल्टीपल आपका लेट्स से 15 है, आप घुसे 15 पे हैं, यही कंपनी वही 20% अर्निंग ग्रोथ कर रही है, मार्केट कंपनी में बिलीव करना शुरू कर देता है, और लेट्स से इसका एग्जिट मल्टीपल 25 ही है, ज्यादा रीरेट नहीं हुई है, नॉर्मलाइज हुई है। तो 15% की एंट्री मल्टीपल, 25 का एग्जिट मल्टीपल, 20% की अर्निंग्स ग्रोथ में आपका शेयर प्राइस 33% कंपाउंड करता है, क्योंकि आपको अर्निंग में भी आपको पैसे बनते हैं और मल्टीपल एक्सपेंशन में भी पैसे बनते हैं। इसीलिए गुड कंपनी एट अ गुड प्राइस इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन अ ग्रेट कंपनी एट अ ग्रेट प्राइस। ये तो मैंने अपने लिए पूरे पास की स्टडी करके एक पुड़िया बना ली है जिंदगी की। दिस फ्रेमवर्क हैज हेल्प मी अ लॉट, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब एक फ्रेमवर्क बना दिया है मैंने, जो आपको मैंने अभी बताया। तो आप जो भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आपके 15, 20, 25 नाम का जो पोर्टफोलियो है, उसका एक ऐसा सा एक चार्ट बना लीजिए। मेंटल मॉडल है ये, दिस इज हाउ आई थिंक। मेंटल मॉडल एक बनाते हैं कि क्या फ्रेमवर्क है सोचने का। मैं अपने पोर्टफोलियो को इसमें डाल देता हूं, हर शेयर को समझ लेता हूं कि गुड बिजनेस या ग्रेट बिजनेस, गुड प्राइस या ग्रेट प्राइस। आपको एग्जांपल देता हूं, गुड और ग्रेट। लेट्स टेक एचडीएफसी बैंक, द बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। आज उनका मार्केट शेयर इंडियन बैंकिंग सिस्टम में डबल डिजिट हो गया है। 25 साल पहले जब बैंक शुरू हुआ था, उनका मार्केट शेयर हार्डली 1% था या 2% था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। एट दैट टाइम जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उस समय तो मैं फार्मा कवर करता था, बैंक्स कवर नहीं करता था, लेकिन जो भी मैंने सीखा उनसे एक चीज समझ में आ गई थी कि इनका अगर 1% मार्केट शेयर है, दे हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बिकम अ ग्रेट बिजनेस, बट ग्रेट बने नहीं थे, क्योंकि मार्केट शेयर था 1% ही था इंडिया का 20 साल पहले। तो इट वॉज अ ग्रेट प्राइवेट बैंक रन बाय अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर कम सीईओ मिस्टर आदित्य पुरी। छोटा बैंक था, मार्केट शेयर कम था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट शेयर बड़ा हुआ, उनकी लोन बुक ऑलमोस्ट आई थिंक कंबाइंड लोन बुक विद एचडीएफसी 22-23 लाख करोड़ की होने वाली आफ्टर द मर्जर। तो आप इमेजिन करो 50,000 करोड़ की लोन बुक से 22 लाख करोड़ में गुड बिजनेस एक ग्रेट बिजनेस बन गया है।
उनका वैल्यूएशन रेयरली गुड रहा है, मोस्टली ग्रेट रहा है। ग्रेट मतलब आई वुड से फॉर अ बैंक 20 से 25 मल्टीपल इज अ ग्रेट दिस थिंग, इट्स बिकॉज लेवरेज बिजनेसेस होते हैं, 20-25 मल्टीपल ठीक ठाक होता है, कम नहीं होता है। लेकिन मेरे करियर में बहुत रेयरली हुआ है कि HDFC बैंक 15 मल्टीपल पे मिला हो। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मिला था, अभी मर्जर की अनसर्टेनिटी में मिलना शुरू हो गया है। तो टुडे आई वुड से HDFC इज अ ग्रेट बिजनेस एट अ गुड प्राइस। 20 years ago, HDFC Bank was a good business at a good price. And when there was a massive expansion, rarely has HDFC traded at a phenomenal multiple कि 50 टाइम हो जाए, like Bajaj Finance and so on. So great HDFC rarely हुआ है पिछले 20 साल में। बट एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ आपको, आप अपने पोर्टफोलियो को अगर इस फ्रेमवर्क में डालेंगे, लेट अस अज्यूम ये जो बिंदु है, ऑल द डॉट्स आर योर पोर्टफोलियो, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपके पोर्टफोलियो के शेयर्स कौन से किस क्वाड्रेंट में है। ये एनालिसिस आपको बहुत हेल्प करेगी मार्केट साइकिल समझने में भी। नाउ अगर आपको दिखे कि आपका मोटा मोटी पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बॉटम लेफ्ट की तरह है, ठीक है, 20-25 नाम है आपको देख रहे हैं कि गुड में हैं, जो आपको टिपिकली मार्केट साइकिल्स के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दिखा होगा, या आप अगर कोविड के बाद जो अप्रैल में 2020 में आपका पोर्टफोलियो जब शेयर्स गिरे थे तब हुआ होगा, या आपका पूरा पोर्टफोलियो ऐसे सेक्टर्स में है जिनको बाजार आज देख ही नहीं रहा है, जो फ्यूचर में रीरेट हो सकते हैं। तीनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो ऐसा दिख रहा है तो यू शुड बी बुलिश, फुल्ली इन्वेस्टेड रहने का कोई टेंशन नहीं है। दूसरा सिनेरियो है कि अगर आपका पोर्टफोलियो इस तरह का है, आपके जितने नाम हैं सब महंगे हो गए हैं, मोस्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो इज ट्रेडिंग टुवर्ड्स ग्रेट जोन, देन यू शुड थिंक कि आपका पोर्टफोलियो महंगा हो गया है। मैं इस समय क्या करता हूं, एटलीस्ट 20 से 30% कैश जनरेट करता हूं और साइड में बैठता हूं। ये टिपिकली तब होता है बट जब मार्केट में एनिमल स्पिरिट्स हैं, बहुत सारे IPOs आ रहे हैं, आपको खुद दिखेगा सब पैसे बना रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा कर रहा है, 5-5, 10-10% शेयर्स ऊपर जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस एंड सो ऑन। इस समय में थोड़ा मैं कॉशियस रहता हूँ, 20 से 30% कैश जनरेट करके थोड़ा बैठता हूँ और सोचता हूँ दिस इज द टाइम नॉट टू गेट हाइपर एक्टिव एंड थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा अलग रहना, थोड़ा सा इनएक्टिविटी करना बेटर होता है। मैं आपको सिर्फ फ्रेमवर्क दे रहा हूं कैसे आपको सोचना चाहिए ऐसे सिनेरियोस में। फ्रेमवर्क है कि अगर पोर्टफोलियो या एक शेयर किस क्वाड्रेंट में है, दैट विल हेल्प यू डिसाइड व्हाट टू डू। टिपिकली मैं क्या करता हूं, यहां पर चीजें होती है वो मेरे बाई जोन में रहती है। गुड कंपनी एट अ ग्रेट प्राइस, लाइक लेट्स अज्यूम HDFC बैंक 20 साल पहले 1% मार्केट शेयर है, अगर थोड़ा महंगा हो जाता है, दैट्स नॉट अ प्राइस वेयर आई बाई इट, आई प्रॉब्ली होल्ड द शेयर। ग्रेट typically for me is a sell zone. Now, आज के दिन अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स का नाम अभी नहीं लूंगा, वी कैन डिस्कस दैट इन फ्यूचर। इंडियन कंज्यूमर टुडे इज टिपिकली गुड या ग्रेट बिजनेस, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेडिंग एट ग्रेट प्राइसेस। ग्रेट प्राइसेस मतलब एनीथिंग अबव अ 60 फॉरवर्ड मल्टीपल फॉर मी इज अ ग्रेट प्राइस। वहां पर ना कुछ भी गड़बड़ होने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है, और 60 से 40 या 30 की जर्नी इतनी पेनफुल होती है जो मैंने इतना देखा हुआ है पिछले 20-30 सालों में। इसलिए मैं बहुत महंगे शेयर्स हमेशा अवॉइड करता हूं अनलेस उसकी कॉम्पिटिटिव मोट इतनी स्ट्रांग है कि उसको हिलाना इम्पॉसिबल है। वो रेयरली किसी भी धंधे में होता है। आई हैव नॉट फाउंड एनी बिजनेस दैट लास्ट फॉर एवर एंड मोस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस गेट इरोडेड अवे। इस पे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको फ्यूचर में दिखाऊंगा, जहां एक अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी का मार्जिन डिफरेंस 10 पॉइंट था, लेट्स से, ठीक है, और वो आज के दिन कॉन्ट्रैक्ट होके 0 हो गया है। कोई डिफरेंस ही नहीं रहा है सेकंड, थर्ड और नंबर 1 में। ये फॉर एग्जांपल टायर्स में आप एनालाइज करिए, आपको लीडर वर्सेस नंबर 2, नंबर 3 में ये गैप दिखना शुरू हो जाएगा। MRF वाज अ मैसिव लीडर विथ 5 to 7 पॉइंट ऑपरेटिंग मार्जिन एडवांटेज। आज वो मार्जिन वर्सेस सिएट और अपोलो एकदम कम होनी शुरू हो गई है। तो वो जो कॉम्पिटिटिव मोड थी MRF की, अगर इतनी थी तो आके कम हो गई है। इसके एनालिसिस में आपको दिखाऊंगा। तो ये फ्रेमवर्क हो गया। अब आप समझ लीजिए कि महंगे शेयर अगर आप खरीदेंगे, चाहे कितनी अच्छी कंपनी हो, लॉन्ग टर्म रिटर्न आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है।
सो जस्ट टू एंड आई विल गो बैक टू दिस स्लाइड। ये पुड़िया है इन्वेस्टिंग की। दो ही चीज़ डिटरमाइन करती है लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑफ योर स्टॉक। आपकी अर्निंग्स ग्रोथ क्या है और आपका एंट्री मल्टीपल क्या है। अगर आपकी अर्निंग ग्रोथ बहुत हाई है और आपने मल्टीपल भी बहुत हाई दे दिया है और अगर मल्टीपल सस्टेन नहीं करता है तो आपकी स्टॉक प्राइस रिटर्न कम हो जाती है। इसलिए जब भी कुछ भी खरीदें, तीन ही चीज़ों का ध्यान देना है। पहला कि आप कितने समय तक उस शेयर को खरीदने तैयार हैं। दूसरा कि उसका आप मल्टीपल क्या दे रहे हैं। और तीसरा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि उसकी अर्निंग्स ग्रोथ कैपेसिटी क्या है उस कंपनी की, जो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग से आती है, कि रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है एंड सो ऑन। और वो डिटरमाइन करेगा क्या चीज़, कि कॉम्पिटिटिव नेचर क्या इंडस्ट्री का, कितने प्लेयर्स हैं, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। इन तीन चीज़ों का ध्यान आपको देना है। टाइम ऑफ होल्डिंग पीरियड, multiple that you enter at, and the fundamental nature of the business. What is the kind of return on capital or return on asset that will provide earnings growth for the company. लेकिन buy at any price, quality at any price is just बकवास. It doesn't work in the long term at all. कोई भी इन्वेस्टर मुझे आज तक नहीं मिला है जो कहता हो कि यार सारी महंगी चीज़ें खरीद लो चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी और लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। और मिस्टर बफेट से तो मैंने कभी लाइफ में नहीं सुना है उनसे कि यार क्वालिटी खरीदो और बहुत महंगी खरीदो, ये 50, 60, 100 मल्टीपल दे दो। मैंने तो आज तक उनसे नहीं कहा है। उसने ये हमेशा कहा है कि क्वालिटी खरीदो, ठीक ठाक दाम में खरीदो, नेवर ओवर प्ले एंड नेवर लूज मनी। महंगी चीज़ खरीदना इज द बेस्ट रेसिपी to lose money long term. Hope this helps.